योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और आंखों पर लगाएंगे। आंखें धीरे से खोलेंगे। आप सभी को हरि ओम। थैंक यू मैम। थैंक यू। हरि हरि ओम। चलिए आज हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? यस मैम, बना रहे। अच्छा, लास्ट क्लास में मैं देखूंगी क्लास खत्म होने के बाद कितने लोगों ने नोट्स बना रहे हैं। अपना नोट्स निकाल के रखिएगा, ठीक है। चलिए, सैम्पलिंग टेक्निक। अच्छा, मुझे ये बताइए, रिसर्च में सैम्पलिंग टेक्निक क्या मतलब क्या है? किसी को पता हो सैम्पलिंग क्या होता है, इसके टेक्निक्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं? कुछ भी आइडिया हो आप लोगों को? Actually, sample means the set of whatever the students or which we undertake for our study, group which we consider for our study. That is a sample. And the techniques which we use to extract some information from that sample, there are various techniques by which we gather the required information. Those will be the sampling techniques. Who are our samples? Who are our samples? In research, who are our samples? In yoga, it is obviously like if we are giving yoga intervention to specific age group people. Okay. Suppose in our topic, what is our topic? Effect of yoga on arthritis. So who are our samples? Samples are people who have arthritis, rheumatoid arthritis or whatever, different osteoarthritis, all come under that. But if you are specifically looking for someone, and we have to consider that as a specific sample. Okay, good. Any other? What do you mean by sampling? Sampling क्या होता है? Sample और sampling में क्या फर्क है? कोई और हो सैंपल बताने के लिए? डे टू डे लाइफ का किसी के पास एग्जाम्पल हो, सैंपल होता क्या है? किसी को नहीं पता? आप लोग मार्केट नहीं जाते, शॉपिंग नहीं करते? larger group you select some that become the sample just. Okay. Like large population. It represents the larger population. Okay, it represent our population. Okay, good. Any other? और कोई हो जिसको मैम जैसे हमें साल भर के लिए गेहूं भरना होता है, तो हम पूरे गेहूं नहीं देखते, तो थोड़े गेहूं देख लेते कि पूरे गेहूं ऐसे होंगे, तो वो जो देखते वो सैंपल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये डे टू डे लाइफ से है कि कभी भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम पूरे सामान का चेक नहीं करते। अगर हम चावल खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, तो एक को देख करके या एक को खा करके हम समझ जाते हैं कि सब ठीक होगा, है ना? यही होता है। तो उसी तरह हम रिसर्च में क्या होता है कि हम सारे पॉपुलेशन पे हम रिसर्च कर नहीं सकते, है ना? तो उसमें से थोड़ा सा सैंपल पे करते हैं और उसके बाद फिर जो है उसको पूरे पॉपुलेशन पे लाते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन और सैंपल दोनों में क्या फर्क है रिसर्च में? पॉपुलेशन और सैंपल जनरल like general grouping है. Sample means specific which we are interested in. Okay, specific which you are interested in. Okay. And मैम लाइक सैम्पलिंग में हम एज अ पार्ट उसका लेते हैं, पॉपुलेशन का कोई एक पार्ट हम लेते हैं, जबकि पॉपुलेशन एज अ होल है, वो पूरा है। ठीक है, ओके। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नॉर्मल में भी जो है सैंपल का क्या मतलब होता है, पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है। तो रिसर्च में हम ये सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सैंपल कैसे लेते हैं, इसके टेक्निक्स क्या है, यही हम आज के क्लास में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो पहले है पॉपुलेशन एंड सैंपल। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि दोनों में फर्क क्या है।
तो देखिए इसमें क्या है कि पॉपुलेशन ऑल द पीपल एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी एज डिफाइंड बाय द रिसर्च क्वेश्चन। जैसे हमारा रिसर्च क्वेश्चन है क्या है कि इफेक्ट ऑफ योगा ऑन अर्थराइटिस, ठीक है। तो हमारे जो पॉपुलेशन होंगे वो कौन हुए, जिनको अगर हम अर्थराइटिस Arthritis. है। जिनको अर्थराइटिस है, तो क्या ये पॉसिबल है कि जितने लोगों को अर्थराइटिस है इंडिया में या वर्ल्ड में हम सब पे कर ले रिसर्च? नहीं. No, no. No, we should select small population. Okay, so we should select some specific group from our population, ठीक है। तो ये सैंपल जो है फिर हम उससे क्या करते हैं, हम उससे सैंपल लेते हैं, मतलब हम एक छोटे से ग्रुप पे काम करते हैं। मान लीजिए मैंने बच्चों पे स्टडी किया है, तो एक हम उस एज ग्रुप में, मान लीजिए 13 to 17 ईयर मेरा एज ग्रुप था, तो उस एज ग्रुप में जितने भी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, और जो भी मेरा एक्चुअली जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें सैंपल साइज पता होना चाहिए। सैंपल साइज का मतलब होता है कि हमारे रिसर्च में कितने लोग आएंगे कि हम इसको पॉपुलेशन पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 50 बच्चों का सैंपल चाहिए, 60 बच्चों का चाहिए, 70 बच्चों का चाहिए, या आप अर्थराइटिस पे भी कर रहे हैं तो आपको पहले सैंपल साइज निकालना होता है कि अर्थराइटिस के इतने पेशेंट इंडिया में है, ठीक है। तो इतने पेशेंट में से पहले जो रिसर्च हुई है उस सैंपल पे, उस अर्थराइटिस पे, उसमें से कितने लोग जो है आपके सैंपल साइज में आएंगे। तो यानी तो ये हम ऐसे पता करते हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस रिसर्च हुई है उस, यानी तो हम उनसे उस पेपर से लेते हैं कि इस पेपर में इतना लिया गया था सैंपल, 50 लिया गया था, 60 लिया गया था, जो भी हो सैंपल साइज, ठीक है। उस बेसिस पे फिर हम अपने रिसर्च में भी सैंपल को इंक्लूड करते हैं। या नहीं तो हमारे पास मान लीजिए कि कोई सैंपल साइज है ही नहीं, मतलब पहले रिसर्च पेपर ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिसमें सैंपल साइज हुआ हो, या किसी पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हुआ हो, तो हम एक छोटी सी स्टडी करते हैं जिसको पायलट स्टडी बोलते हैं, फिर उससे हम सैंपल साइज निकालते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा एलिजिबल होता है पॉपुलेशन से, जितने भी सैंपल साइज हमें लेना होता है उतना हम सैंपल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सैंपल का डिफिनेशन दिया हुआ है, डिफिनेशन है कि अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन दैट एक्चुअली पार्टिसिपेट्स इन द स्टडी, ठीक है। तो सैंपल का मतलब होता है कि इस पॉपुलेशन से जो एक्चुअली पार्टिसिपेट किए हमारे स्टडी में वो हमारे सैंपल्स होते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग का मतलब होता है प्रोसेस। सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है, प्रोसेस, कि प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये तीन जो है आपके वर्ड्स है, पॉपुलेशन, सैंपल और सैम्पलिंग। इसको याद रखिएगा। पॉपुलेशन की जितने भी एलिजिबल आपके पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, आपके रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमारे पॉपुलेशन होते हैं। और जितने पे हम करते हैं, जितना भी हमारा सैंपल साइज होता है, जितने भी हम जो हमारे सबसेट होते हैं पॉपुलेशन के, वो हमारे जो है सैंपल्स होते हैं, और इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये तीन टर्म सबको क्लियर है कि इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन, सैंपल एंड सैम्पलिंग। Yes, ma'am. कोई ऐसा हो जिसमें नहीं समझ में आया है? ठीक है, चलिए तो हम अभी फिर नेक्स्ट ये लेते हैं कि इसमें क्या है। अब देखिए इसमें जो है ना आपके दो तरह के सैम्पलिंग होते हैं, ठीक है। दो तरह के सैम्पलिंग होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये चार तरह के सैम्पलिंग इसमें भी होते हैं और चार तरह के सैम्पलिंग इसमें भी होते हैं। आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से जो है आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है और कौन कौन आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो सैंपल्स है उसमें जो है इक्वल चांस टू बी इन सैंपल, और इसमें जो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, इसमें अनइक्वल चांस टू बी इन सैंपल, ठीक है। अब सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी सैंपल में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, जैसे आज मैं आपका क्लास ली, मैंने कहा कि आप में से ये आप पूजा जी करवाइए प्रेयर, ठीक है। अब जो है मैंने उनको कहा कि आप प्रेयर कराइए, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम जो है किसी को भी, अच्छा चलिए इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी। रैंडम का मतलब सबको पता है ना, यहाँ पे मैं समझाई भी हूँ आपको शायद क्लास में। रैंडम का क्या
क्या मतलब होता है? इसमें हर में रैंडम है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ये रैंडम का क्या क्या मतलब होता है, मैं Means बताई। you pick anything like, from the given set of samples. No, No. it's okay. But what is the actual meaning of random? Picking of actual, this I can understand, but what is the actual meaning? जिसमें सभी को समान मौका दिया जाए। वेरी गुड। इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे होता है, मैं बताई थी आपको कैसे करते हैं। इसमें दो ग्रुप बनाते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं और एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। तो हमारा, क्योंकि हम योगा के स्टूडेंट है, तो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होगा, योगा होगा, ठीक है। तो अब ये दो ग्रुप के बीच में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें भी, अगर मान लीजिए आपका एज ग्रुप 13 से 17 साल है, ठीक है, तो उसमें भी 13 से 17 साल के लोग होना चाहिए। और जो आपका कंट्रोल ग्रुप है उसमें भी 13 से 17 साल के लोग होने चाहिए। जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें जो है, मान लीजिए कि आपके 50% बॉयज है, 50% गर्ल है, तो इस ग्रुप में भी आपके 50% बॉयज 50% गर्ल होने चाहिए, मोटा मोटी। ऐसा नहीं हो कि इसमें 80% बॉयज आ जाए और इसमें जो है 20% बॉयज आए, ठीक है। जेंडर का भी देखते हैं हम, मतलब जेंडर को भी हम जो है रैंडम में इंक्लूड करते हैं जब हम रैंडमाइजेशन करते हैं। तो दोनों तरफ का जो लेवल है, दोनों तरफ का जो कंपटीशन है, या दोनों तरफ के जो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, दोनों बराबर होने चाहिए हर तरीके से, चाहे वो जेंडर के मामले में हो, चाहे एज के मामले में हो, ठीक है, वो बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ कुछ ज्यादा कर दिया और एक तरफ कुछ कम कम कर दिया। दोनों तरफ जो है बराबर चीजें होनी चाहिए। इसी को हम रैंडम बोलते हैं, ठीक है। रैंडमाइजेशन हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या नहीं तो हम चीट से भी कर सकते हैं, कि मतलब हमने चीट बना दिया कि ये योगा ग्रुप है, ये एक्सपेरिमेंटल, पहले हमने ग्रुप बना दिया, ठीक है। हम जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने सैंपल को ढूंढते हैं। जब हमें सैंपल मिलते हैं, मान लीजिए मैं कोई स्कूल गई, स्कूल जाने के बाद फिर मुझे उस एज ग्रुप में करना है काम, तो मैं उस एज ग्रुप में, मान लीजिए 7th और 8th के बच्चे हैं जो हम मेरे एज ग्रुप में आ रहे हैं, तो 7th 8th के बच्चे जो है पहले मैं जाऊंगी, उसके बाद फिर जो है उसमें से मैं देखूंगी, मतलब उसमें से मैं देखूंगी कि कौन कौन मेरे सैंपल होंगे, ठीक है, क्योंकि सारे क्लास, मेरा तो एक सैंपल साइज है ना स्पेसिफिक, कि मैंने 100 बच्चों को लिया है, 50 बच्चों को लिया है, तो उसमें मैं देखूंगी कौन कौन से बच्चे जो है मेरे क्राइटेरिया में, इंक्लूजन क्राइटेरिया में आ रहे हैं। उन बच्चों को मैंने इकट्ठा किया। मान लीजिए मेरा सैंपल साइज 20+20 है, मतलब 20 जो है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है और 20 जो है कंट्रोल ग्रुप में है। तो मैं उसको देखूंगी कि जो है कौन कौन मेरे जो है रिसर्च में शामिल होंगे बच्चे। उसके बाद फिर रैंडमली जो है, जब एक ग्रुप बन जाए, मतलब जब ये सारे बच्चे मेरे पास, जब 40 बच्चे सारे आ जाएंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के भी और कंट्रोल ग्रुप के भी, तो उसमें से फिर मैं जो है उनके नाम को रैंडमली, यानी तो मैं ऑनलाइन देखूंगी कि इनको मैं कैसे डिवाइड करूं योगा ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है। ऑनलाइन रैंडमाइजर आप सर्च करेंगे ना अपने गूगल पे, तो वो आपको बहुत सारा जो है सॉफ्टवेयर दिखाएगा, जिसपे आप नाम डालेंगे तो वो अपने आप रैंडमाइज करके जो है आपका एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप बना के दे देगा, ठीक है। या नहीं तो आप चीट ले लीजिए कि एक में योगा लिखिए, एक में कंट्रोल लिखिए, जो बच्चा जो उठाएगा, मान लीजिए योगा कोई उठाता है तो योगा ग्रुप पे जाएगा, जो कंट्रोल उठाता है वो कंट्रोल ग्रुप में जाएगा। Actually, ma'am, as a if you have like one control group and one intervention group, so if we Okay. apply this simple random sampling, means we can do like this, like So now I am not talking about simple random sampling. Now I am talking about the meaning of random, because random. so now I am telling you about the random, that what is random, what is this randomization. Okay, And then how even you are- number and odd number of students picking up, that is random. And that is also one of the method. Suppose one today means the odd numbers are in the means experimental group, and the even numbers are in the control group. You can do that. That means I just wanted to tell you that how you can do the randomization. What is the process of randomization? Is this random or it is assigning something? It is random. Randomly assigning. Randomization. This process is called randomization. Okay. Process of doing like this by applying any condition is randomization. Randomization. Okay, Yeah. fine. This word is random.
but the process I am talking about what is randomization and how, because everything is sample random, systematic random, every terminology have this random word. That's why I wanted to tell you that what is random. Okay. So in this way you can do the random means मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप रैंडम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, ये 4 सैंपल, ये जो है आपके 4 जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है। और कन्वेनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, ये आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये फर्क है कि आपको जो है इक्वल चांसेस टू बी इन अ सैंपल, ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अनइक्वल चांस टू बी इन सैंपल। ऐसा लिखा हुआ क्यों है? देखिए क्या होता है कि बहुत बार जो है हमारे पास पूरा डेटा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे MDYA पे जो है रिसर्च करना है, तो इसमें मेरा जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग चलेगा, क्योंकि MDYA में मतलब आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग कितने लोग हैं मुझे सबका डिटेल पता है, ठीक है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, किस एज ग्रुप के हैं, ये मेरे पास सब कुछ पता है, आपका सारा डिटेल पता है। अगर मुझे आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, ठीक है, तो मे बी मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जा सकती हूँ। अगर आपको अपने सैंपल के बारे में 100% नॉलेज होता है, ठीक है, 100% सैंपल आपके पास है, जैसे मान लीजिए आपको आर्थराइटिस पे ही करना है, तो अगर आपके पास 100% डेटा है कि इंडिया में उस एज ग्रुप में कितने लोगों को आर्थराइटिस है, ठीक है, अगर आपको पूरा डेटा है आपके पास, किसी हॉस्पिटल से मिल गया, एम्स से मिल गया, या बहुत सारा जो है ना डेटा का ये रहता है, मतलब डेटा का अलग एक ऑफिस ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन ही होता है जो सिर्फ डेटा का काम करते हैं। और बहुत सारा डेटा क्या होता है कि आपको मिलता नहीं है, एज ए रिसर्चर भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसका एक्सेस कोई कंट्री दे नहीं है आपको, ठीक है। तो हमारे पास डेटा नहीं होने, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अब आप जैसे आर्थराइटिस पे करना चाहते हैं, तो क्या आपको पता है कि इंडिया में कितने लोग इस एज ग्रुप के, अगर मैं मान लीजिए मैं बात करूं कि 50 से 55 एज ग्रुप के कितने लोगों को आर्थराइटिस है, क्या पता है आपको? नो मैम, नो, नहीं पता है ना। तो इसी तरह जो है हमारे पास बहुत सारा ऐसा सैंपल है कि बहुत बहुत बारी ऐसे मोस्टली जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे ही हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास डेटा का एक्सेस नहीं होता है। अब जब मुझे यही नहीं पता है कि मेरे इंडियन पॉपुलेशन में 50 से 55 साल के लोगों में आपको आपका डेटा ही नहीं पता है कि 100 लोगों को है, 500 लोगों को है, 1000 लोगों को है, तो आप कैसे आप सैंपल साइज निकालेंगे कैसे, या आप सैंपलिंग करेंगे कैसे, है ना। तो जब हमारे पास डेटा का एग्जैक्ट नॉलेज होता है किसी भी चीज पे, मान लीजिए कोई भी बीमारी पे हम काम कर रहे हैं, अगर आपके पास डेटा है, ठीक है, आपको सब कुछ पता है उस डेटा के बारे में कि इंडिया में इतने लोग हैं, आपके पास किसी तरह डेटा का एक्सेस आ गया, ठीक है, तो हम जो है इक्वल चांस टू बी इन सैम्पलिंग, मतलब जो है हम फिर ये वाला सैम्पलिंग करते हैं। ये सबसे अच्छा सैम्पलिंग होता है। नेट में पहले ये क्वेश्चन बहुत आता था कि इन दोनों का नाम दे देते थे और आपसे पूछते थे सबसे अच्छा सैम्पलिंग करने का तरीका कौन सा है। जब भी सबसे अच्छा सैम्पलिंग पूछा जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये सैंपल करना है, अगर आपको ये सैम्पलिंग करना है, तो आपके पास डेटा का पूरा इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इफ यू वांटेड टू डू दिस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, then you have to be whole knowledge about your data, ठीक है। तो आपके पास जो है ये डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कहाँ है। आपने बोल दिया कि मुझे योगा और आर्थराइटिस पे काम करना है, ठीक है, और आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे, आप कैसे सैंपल साइज निकालेंगे, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ इतने लोगों को हमने सैंपल में ले लिया तो ये हमारे पॉपुलेशन पे भी हो जाएगा ये काम, क्योंकि लास्ट में हम इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक इस्तेमाल करते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ाई करेंगे उस चीज की। तो उसमें हम सैंपल को ही जो है स्टैट्स के थ्रू पॉपुलेशन पे काउंट करते हैं कि वो हमारे पॉपुलेशन पे वैलिड है कि नहीं ठीक है। तो ये चीज हम चेक करते हैं। तो जब भी आपके पास पूरा डेटा होगा तभी आप जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, इसमें फिर हम अंदाजा से करते हैं कि चलो आर्थराइटिस के पेशेंट पे करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर में हमारे पास जो है 50 लोगों पे था कि 50 से 55 साल के लोगों को अगर हम 50 भी ले लेते हैं तो हमारा सैंपल हो जाता है पूरा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो हमने पेपर पढ़ा है उसमें सैंपल साइज हमारा 50 था, तो इसीलिए
इस एज ग्रुप में हम 50 लेते हैं। तो आपको इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ही जाना होगा, क्योंकि आपको अपने सैंपल के बारे में पता ही नहीं है पूरा। अनइक्वल चांस तो इसलिए है ना क्योंकि हमें सैंपल के बारे में नहीं पता है। अगर हमारे पास 100% सैंपल की जानकारी हो, जो भी हमारा रिसर्च टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपने अर्थराइटिस ही ले लिया है, तो आपको नहीं पता है, मैंने आप सबसे पूछा कि कितने इंडिया में कितने लोग हैं जिनको अर्थराइटिस है, आपको नहीं पता है। अब आपको नहीं पता है तो आपको किस इसमें जाना होगा? Ma'am, नॉन ma'am, one second here. If we have our sample, for example, we are taking it from a hospital, nearby hospital. If they are ready to give the samples for arthritis, those people who have arthritis, we get all the data about the arthritis, those who have arthritis in a particular locality. I Okay. stay in Mysore. In Okay. Mysore, there is an area, Kuvempu Nagar. So in Okay. that area, there is an hospital which is Mhm. ready to give me the samples of people who are affected with arthritis. So Okay. then also it will be probability sampling only. No, actually, when you are going to some hospital, here my point is that कि if you are doing, suppose I am asking you that how many people are having, age group is 50 to 55 years, how many Okay. persons or people are having arthritis? Okay. So do you Age. have 50 to 55 years? Okay, Okay. specific age, that is the limitation you are putting. Yeah, because when you are doing research, you have to take a age group. You Okay, that can't is a do. must. Yeah, just now I am telling you that randomization is what? If you are making groups, okay? So on the basis of gender also. Yeah, gender or age group. Age. You mean to say for minor or major or some age group has to be fixed like Yeah, this? some age group must have to be Must. fixed. Okay. Okay, this is the criteria when you are doing any Okay. research. Na? That age group, you should mention the age group. Okay. Yeah. Whenever you are starting your research, that research should be refined. Refined in a sense, you have to refine the topic based on the gender, age. Okay. So, so you have to refine the things. So how you will refine your research? Yeah. Okay. So Fine. you have to take the specific age. It is not like that means from 1st to 50 years you will do the research and you can generalize it. Can No, you ma'am. generalize? No, it can't be generalized because we for can generalize means in research. I'm just talking about in general. It is not applicable everywhere. So in general, it is saying that means the limitation of your sample size should be five years. Means like 50 to 55 years, 40 to 45 years, 45 to 50 years. Okay, so that you can generalize that yes, in this age group, I did my research and I will generalize those things on the. You have to limit somewhere, right? For Age. pre-university students or for high school students, Correct, if you are doing correct. students, yeah, that will Correct. be a limitation. Yes, ma'am, Correct. I got it. Got it, na? Okay. Here I am telling you that what is the meaning of the equal, means what is the meaning of this? What is the difference between probability sampling and non-probability sampling? Here it is written that equal chance to be in sample, and here in non-probability sampling, it was written unequal chance to be in sample. Why this equal chance? मैम इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे इक्वल चांस में हम चुन रहे हैं जैसे रैंडम के रूप वो करके, और अनइक्वल में वो हमको सामने से आके बोल रहे हैं। नहीं, इसको ऐसे नहीं समझ सकते हैं। जैसे मैंने अर्थराइटिस का एग्जांपल लिया कि आपको जो है अगर आपको जैसे मान लीजिए कि आपको जो है आपका जो रिसर्च टॉपिक है, ठीक है, आपको एमडीवाई एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन पे करना है। मैं एक एमडीवाई के बारे में ही लेती हूँ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग हैं, मेरा रिसर्च टॉपिक है कि मुझे एमडीवाई में कितने लोगों को जो है योगा से बेनिफिट मिला और कितने लोगों को नहीं मिला। तो एमडीवाई क्या है? एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है ना? तो इसमें हमें पूरे डेटा के बारे में पता है, तो हम ये चारों सैंपलिंग में से जो भी बेस्ट फिट होगा वो सैंपलिंग कर सकते हैं, क्योंकि एमडीवाई के डेटा के बारे में पता है। फिर अब हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं या एक विलेज लेवल पे जाते हैं। अगर आपको उस विलेज के बारे में भी सारा कुछ पता है, ठीक है, तो भी जो है आप वहां पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत बड़े एरिया में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक कंट्री में जा रहे हैं,
मान लीजिए आप पूरे इंडिया को देख रहे हैं, तो अगर आपके पास पूरे इंडिया का डेटा है तब तो आप उस पर कर सकते रिसर्च। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास उसका डेटा नहीं है, ठीक है, तो आप फिर रिसर्च नहीं कर सकते, फिर आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जाना पड़ेगा, जिसमें अनइक्वल चांस लिखा है। अनइक्वल चांस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें अपने डेटा के बारे में पूरी नॉलेज 100% नॉलेज नहीं होती है, 100% डेटा नहीं होता है यहाँ हमारा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई स्कूल गई, अगर मुझे उसी पार्टिकुलर स्कूल के ऊपर करना है, ठीक है, तब तो मेरे पास जो है, मेरे पास उस स्कूल के पास सारे बच्चों का डेटा है, समझ रहे हैं। अगर हम किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं या कोई छोटे विलेज में कर रहे हैं और आपके पास डेटा है, ठीक है, एज ए रिसर्चर आपका है कि आपको डेटा मिल गया है कहीं से और आपके पास डेटा है, तब तो आप इस सैंपलिंग में जाएंगे, अदरवाइज आपको इस सैंपलिंग में जाना होगा। मैम यही इसमें स्कूल का आप बात किया, तो फॉर एग्जांपल इन अ लोकल स्कूल विच वी गेट डेटा ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, we go for probability sampling, and for example CBSE board, जो board है it is wide, so it has so many schools and then in different areas, अभी we go for non probability sampling। करेक्ट करेक्ट, या ठीक है। अभी हम ये सब जब हम पढ़ लेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। बस आपको मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि why it is written equal chance to be in sample and why here it is written that unequal chance to be in the sample. Because data is only not definite, no ma'am. That's why how we can say equal or not. When you have definite data, you can say equal chance you can give. Whereas data is only not definite, then equal chance is out of question. Yes. इक्वल चांस में तभी बोल सकती हूँ जब हमारे पास पूरा डेटा हो। अगर हमारे पास उस सैंपल का डेटा ही नहीं है, पूरा 100% डेटा नहीं है, तो आप ये सैंपल में जा नहीं सकते। इफ यू वांटेड टू डू सबसे अच्छा सैंपल, सबसे अच्छा जो सैंपलिंग टेक्निक है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही होता है, यही चारों है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसके लिए 100% डेटा होना जरूरी है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम समझते हैं कि ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सिस्टमैटिक, ये जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर और होते जाएगा टर्म आपको, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है। ये चारों याद रख लीजिएगा कि देखिए ये बहुत इजीली बना हुआ स्लाइड है, आपको सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, मतलब आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो, इसीलिए ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको याद करना है आपको कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से सैम्पलिंग टेक्निक आते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से सैंपल टेक्निक आते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कैसे करते हैं हम, कि इसका प्रोसीजर क्या है कि प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट इन द पॉपुलेशन, ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। अब मैं इसमें छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, मैं डेली आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही करती हूँ। आपको जो है, मेरे पास MDY के मान लीजिए 50 लोग यहाँ बैठे रहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आज जो है, मतलब आज जब मैं आपसे बोलती हूँ कि आप आज करवा दीजिए प्रेयर, आज आप करवा दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेरे पास तो लिस्ट हो, मतलब हम लोग के, मेरे पास तो MDY के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, उन सब का नाम दिख रहा है मुझे, है ना। उसमें से मैं किसी एक को सेलेक्ट करती हूँ, है ना। तो ये एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का तरीका है। यहाँ पे भी आपको पूरे पॉपुलेशन की जानकारी होनी चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट इन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो जितने भी जो है पार्टिसिपेंट है, ये समझ में आ रहा है ना आपको, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट इन द पॉपुलेशन। लिस्ट कैसे तैयार करते हैं ये सब पता है ना आपको। मान लीजिए कि आपको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। इन अ विलेज पॉपुलेशन ऑफ 10,000, a researcher decide to randomly survey 300 people to find prevalence of hypertension, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक विलेज है, उसका पॉपुलेशन कितना है 10,000, और रिसर्चर जो है पे को कितने लोगों पे सर्वे करना है, उसका सैंपल साइज क्या है 300, ठीक है। मतलब 10,000 उस विलेज में रह रहे हैं और हमें सर्वे करना है 300 लोगों पे, और सर्वे करना क्या है, प्रिवेलेंस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, कि हाइपरटेंशन कितने लोगों को है वहां पे। तो हम क्या किए कि 10,000 में 300 लोगों को ले लिए, और 300 लोगों को जो है हमने लिस्ट तैयार कर लिया, ठीक है।
तो प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ विलेजर्स एंड रेंडमली सेलेक्ट 300 पीपल। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वल चांसेस क्यों है, हमारे पास ये 10,000 का डेटा ऑलरेडी है, मतलब एक विलेज जहां पे सिर्फ 10,000 लोग रह रहे हैं उसका 100% डेटा मेरे पास है, ठीक है। जिनको हाइपरटेंशन है, मान लीजिए कि 10,000 पॉपुलेशन में 10,000 मतलब 10,000 केस में जिनको हाइपरटेंशन है उसमें से जो है मुझे ये 10,000 में 300 लोगों को लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि चलो आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, ऐसे करके मैंने कर लिया। मतलब रेंडमली मुझे जिस पे भी सेलेक्ट किया, मतलब मैं कोई ग्रुप नहीं बनाई, ठीक है। जैसे मैं प्रेयर करने बोलती हूँ कि आप आज करवा दीजिए, आप आज करवा दीजिए, है ना। तो उसी तरह मैं रेंडमली जो है 10,000 लोगों में से जो है 300 लोगों को चुन ली, ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें से कितने लोगों को हाइपरटेंशन है वो मैंने चेक किया एक सर्वे के थ्रू, ठीक है। तो यही है कि प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ विलेजर्स एंड रेंडमली सेलेक्ट 300 पीपल, कि 10,000 लोग थे, उसमें से 300 मैंने चुना, और 300 लोगों में फिर मैं देख रही हूँ कि उसमें से कितने लोगों को जो है हाइपरटेंशन की बीमारी है, ठीक है। तो इसमें हम जो है जब पार्टिसिपेंट चुनते हैं, जब मैं गूगल मीट स्टार्ट करती हूँ तो आप लोग जितने लोग भी ज्वाइन करते हैं आप लोग सब लोग मुझे दिखते हैं इस मेरे स्क्रीन पे, है ना। तो उसमें से जो है मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ कि आज आप प्रेयर करवा दीजिए, आज आप करवा लीजिए। तो एक जो है ना ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही है, ठीक है। तो ये जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में मतलब सिंपली जो है हमारे पास जो है जितने भी लोग हैं उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया कि आप मेरी स्टडी में आ जाओ, आप मेरी स्टडी में आ जाओ। जब 300 लोग पूरे हो गए तो बस मेरा सैंपल साइज पूरा हो गया, फिर जो है हमने छोड़ दिया, मतलब अब फिर हाँ, इसमें 300 लोगों में सबको हाइपरटेंशन होना चाहिए ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें टू फाइंड प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस कितना है, ये प्रीवेलेंस स्टडी है कि कितने लोगों को हाइपरटेंशन है। मतलब 10,000 में, मतलब जो गांव की पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 10,000, आउट ऑफ 10,000 we have selected 300 people. Those 300 people don't have hypertension, उनको हाइपरटेंशन नहीं है। रिसर्चर्स ये देख रहा है कि लोगों में कितने लोगों को हाइपरटेंशन है, हो सकता है, हाँ, ठीक है। मैम 10,000 में से उसने 300 का सैंपल लिया है ना फिर? हाँ, 10,000 रैंडमली, रैंडमली। जैसे मान लीजिए आप मेरे स्क्रीन में है, स्क्रीन पे मुझे 50 लोग दिख रहे हैं, तो मैंने रैंडमली किसी को नीचे से ले लिया, किसी को ऊपर से ले लिया, किसी को फोटो, मतलब जो भी फोटो मुझे दिखा उसमें से जो है रैंडमली मैंने किसी को भी सेलेक्ट कर लिया। 50 में से मुझे 20 सेलेक्ट करना था, मैंने 20 को सेलेक्ट किया कि आप बोलो। अब जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है, अब मेरे जितने भी मेरे स्क्रीन पे जितने लोगों का नाम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, रैंडम सिलेक्शन करते हैं कि आप आंसर बताओ। मैं तो आपको देख नहीं रही हूँ कि आपको आता है नहीं आता है, ठीक है। मैं बस स्क्रीन में दिख रहा है मुझे कि आप बताओ आज, ठीक है। मेरा कोई प्रोसेस नहीं है सेलेक्ट करने का, बस मुझे दिखा, मेरे मन में आया कि आपको सेलेक्ट करना चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरा सैंपल साइज पूरा हो गया, बस खत्म, ठीक है। तो मैम लिस्ट भी इन्होंने 300 पीपल की ही बनाई होगी ना फिर? हाँ, लिस्ट भी इनका 1000 लिस्ट जो बना है वो 10,000 का है, हाँ, 10,000 का है। देखो ये जो है ना, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ विलेजर्स, तो विलेजर्स कितने हैं? 10,000। तो 10,000 का इनके पास डेटा है, क्योंकि 100% डेटा अगर इनके पास नहीं होगा तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर ही नहीं सकते। यस मैम, है ना। तो हमने 10,000 लोगों को जो है हमने डेटा बनाया, और उसमें से रेंडमली हमने किसी भी 300 लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसमें देखा कि ये इसमें से कितने लोगों को हाइपरटेंशन है। प्रीवेलेंस का मतलब होता है, कभी भी प्रीवेलेंस स्टडी लिखा होगा तो उसका क्या मतलब होता है कि उसमें से कितने लोगों को हाइपरटेंशन है, मींस हो सकता है मैम, ठीक है, लाइक दैट, हाँ, ठीक है। मतलब उस पॉपुलेशन में, मतलब हमारे जो 10,000 का पॉपुलेशन है इनको हाइपरटेंशन नहीं है, और 300 लोग जो हमने लिया इसको भी हाइपरटेंशन नहीं है। बस हम देख रहे हैं कि गांव में हाइपरटेंशन की भी, मतलब क्योंकि हाइपरटेंशन क्या है, एक अर्बन ये है सिनेरियो, है ना। तो ये जो है अर्बनाइज, मतलब ये अर्बन एरिया में ज्यादा होता है, लेकिन रिसर्चर को मन हुआ कि देखिए कि गांव में भी हाइपरटेंशन है या नहीं है लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एक डेटा निकाला कि कितने लोगों, 300 में से कितने लोग, मान लो कि 300 में से जो है 150 लोगों का हाइपरटेंशन है, तो ज्यादा है ना। हाँ, यस।
है ना। तो 10,000 का हमने नाम लिख के बनाया, उसका एज ग्रुप भी बनाया, उसका सब कुछ, मतलब एक पूरा जो है जो लिस्ट बनाया ना हमने, वो कंप्लीट लिस्ट बना। उसमें कौन मेल है कौन फीमेल है, मतलब सारा, जैसे एमडीवाई में आपने एडमिशन लिया होगा तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा ना आपने, कि आप कहाँ रहते हैं, यस मैम। है ना। आप तो वो डेटा ऐसे ही, हम लिस्ट ऐसे ही बनता है कि आप किस एज ग्रुप के हैं, आप एमए कर रहे हैं, आप एमएससी कर रहे हैं, या ऑलरेडी आप पीएचडी कर रहे हैं। तो एक डेटा बनता है ना सबका, आप जो है कहाँ से है, आपका रीजन कौन सा है ना। तो वो उस तरह से ही डेटा बनाना होता है। फिर हमें उन 300 लोगों को जो है 300 लोगों को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, 300 लोगों को सेलेक्ट करने के बाद फिर जो है हम उस पर काम करते हैं। तो जो लिस्ट बना है वो 10,000, मेरे सिर्फ कहने का मतलब है यहाँ पे कि 300 लोगों को जो हमने 10,000 में सेलेक्ट किया है वो हम किसी भी तरह कर सकते हैं। हमारा कोई प्रोसेस नहीं है कि आप ऑड ही आ जाओ, आप इवन ही आ जाओ, आप मतलब कोई इसमें प्रोसेस नहीं है। मेरा जो रिसर्चर का मन हुआ उसमें से 10,000 में से वो 300 हम कैसे भी ले सकते हैं वो डेटा। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिंपल रैंडम से, मतलब सिंपली हमने अपना जो है सैम्पलिंग कर लिया कि हमारा जो पॉपुलेशन था उससे सिंपल जो है हमने अपना जो है डेटा निकाल लिया। और वो डेटा निकालने का तरीका कैसे भी हो सकता है, बस आपको 300 लोगों को उसमें चाहिए होता है बस। ठीक है, जैसे 300 लोग हुए बस आपका जो है डेटा हो गया। बस फिर उसके बाद फिर जो जो लोग बचे वो आपके सैंपल में नहीं है, जो लोग आपके सैंपल में आ गए उन्हीं पे आपका रिसर्च चलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको ये बड़ा सिंपल तरीके से होता है, इसीलिए इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, यस मैम। अब है आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब देखिए, अब ये सिस्टमैटिक जैसा वो सिंपल था तो वो सिंपल ही हमने कैसे भी सेलेक्ट कर लिया। अब ये सिस्टमैटिक है तो इसमें एक सिस्टम होगा सेलेक्ट करने के लिए। होता ये भी रैंडम सैम्पलिंग मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं वो सिस्टम क्या है। इसमें क्या है कि सेलेक्ट फर्स्ट पार्टिसिपेंट रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन लिस्ट। ठीक है, सेलेक्ट फर्स्ट पार्टिसिपेंट रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन लिस्ट, fix the sampling interval and select people at the fixed interval. For example, a researcher select third person randomly from the population list as a first member and further select seventh person for the study. Here seventh is a sampling interval. अब देखिए, यहाँ पे भी हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ही कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको प्रेयर कराती हूँ, मैंने कहा, मैं आपको एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह बोली कि आज पूजा जी करा दीजिए, आज रेखा जी करा दीजिए। ठीक है, ऐसे करके मैंने बोला और जो है आपने काम किया। अब मैं बोलूंगी कि जो भी मेरे स्क्रीन पे जो भी थर्ड पर्सन दिखेगा, ठीक है, एमडीवाई के जब मैं क्लास लूंगी जो भी थर्ड पर्सन दिखेगा वही कराएगा प्रेयर। ठीक है, फर्स्ट डे। सेकेंड डे जो है जो 7 पर्सन दिखेगा मेरे स्क्रीन पे, ठीक है, वो उसी को करना है प्रेयर। तो मैंने एक सिस्टम बना दिया ना कि आज जो थर्ड दिख रहा है, बस मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ यहाँ पे कि जो थर्ड पर्सन है वही करवाएगा प्रेयर, या जो 7 पर्सन है उन्हीं को मैं बोलूंगी कि नहीं, आप जो स्क्रीन में दिख रहा है आप ही को कराना है प्रेयर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एक सिस्टम होता है कि एवरी researcher select every third person randomly from the population list as the first member and further select 7th person for the study. Here 7th is the sampling interval. अब क्या होता है कि हम एक सिस्टम बना दिए यहाँ पे। ठीक है, एक सिस्टम बना दिए कि जो भी हमारा जो है मेरे पास लिस्ट आ गया तैयार होकर के। ठीक है, लिस्ट तैयार होके आ गया। मान लीजिए हम पिछले डिफिनेशन पे ही चल रहे कि 10,000 का पॉपुलेशन था और 300 लोगों को लेना था, तो उसमें हमने किसी भी तरह जो है जिसको भी समझ में आया हमने ले लिया और वो हमारा सैंपल हो गया। यहाँ लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि मेरे पास 10,000 लोगों की लिस्ट है। 10,000 लोगों में अगर मुझे 300 लोगों को चुनना है तो मैं बोलूंगी कि 300 लोगों में जो थर्ड का टेबल है, मान लीजिए मैं एक इंटरवल बना दूंगी कि एवरी थर्ड पर्सन, ठीक है, कि थर्ड पर्सन जो होगा वो मेरे रिसर्च में होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, मतलब हर 3 आदमी को छोड़ के जो चौथा होगा वो मेरे रिसर्च में होगा। फिर जो है मतलब 3 के टेबल पे चलेंगे या 2 के टेबल पे चलेंगे, मतलब एक सिस्टम बना देंगे। ठीक है, हम एक सिस्टम बना देंगे अपने सैंपल को लेने के लिए।
और ये सिंपल मैम भी हो सकता है, ये सिंपल आपका ऑड या इवन में भी ले मैम तो जो हाँ। हम फर्स्ट पर्सन जो सिलेक्ट करेंगे वो आगे जो हम फिक्स कर रहे हैं इंटरवल, उसी इंटरवल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन उठाएंगे, या पहला पर्सन हम कोई भी उठा सकते हैं, उसके बाद हम फिक्स कर देंगे कि 7 या थर्ड या सेकंड ऐसे? नहीं, ये आपको, ये क्योंकि सिस्टमैटिक है तो इसमें आपको पहले ही प्लानिंग करके रखना होगा। देखिए जहां भी सिस्टमैटिक वर्ड आएगा ना, आपको प्लानिंग पहले से करके रखना होगा कि आप अपना सैंपल कैसे ले रहे हैं, आपको ऑड में लेके जाना है, इवन में लेके जाना है, या नहीं तो हर थर्ड पर्सन को आपको अपनी स्टडी में रखना है, हर सेवंथ पर्सन को आपको अपनी स्टडी में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो है ना, आपको पहले से प्लानिंग करना होगा कि आपको कैसे सिस्टम बनाना है, क्योंकि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है ना। यस मैम। ठीक है, अब तो इसमें एक सिस्टम होता है, इसमें ऐसे रेंडमली, मतलब ऐसे हम किसी को भी नहीं सेलेक्ट कर लेते। जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सिंपल था ना कि हमने किसी को भी सेलेक्ट कर लिया, उसके लिए हमने कोई सिस्टम नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पे जब आप एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, तो जब आप एक सिस्टम बनाते हैं कि नहीं ऑड ही होंगे, इवन ही होंगे, थर्ड पर्सन ही होगा, फोर्थ पर्सन ही होगा, ठीक है, जब आप इस तरह से एक सिस्टम बना देते हैं तो वो जो है आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग हो जाता है। ठीक है, ठीक है मैम। चलिए, सिंपल हो गया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब देखिए, अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या है। अब स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, ये सैम्पलिंग आपको समझना होगा, और ये बताती हूँ मैं ये कैसे होगा आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब ये इसमें प्रोसीजर क्या है कि वेल सर्टेन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक आर और ऑलरेडी नन subgroups are created to represent those population characteristic in the sample. Those subgroups of similar characteristic are called as strata. Participants in the sample are selected to represent the population in similar proportion. अब ये देखिए, इसको यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा कि सिंपल हो गया, समझ में आ गया, सिस्टमैटिक में एक सिस्टम बना दिया, इसमें हम क्या बोलते हैं, स्ट्राटा बनाते हैं। स्ट्राटा कुछ भी नहीं है, जो सब ग्रुप हम बनाते हैं अपने ही सैंपल में, उसको हम स्ट्राटा बोलते हैं। ठीक है, सब ग्रुप को ही क्या होता है, जब जो हमारा सैंपल है, मान लीजिए कि 10,000 का जो है हमने लिया हुआ था, ठीक है, 10,000 के पॉपुलेशन में, अब मुझे मेरा रिसर्च कुछ ऐसा है कि मुझे सर्वे जो है करना है, उसमें एक टीचर होने चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट भी होना चाहिए, और उसमें पेरेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 के पॉपुलेशन में ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, कि जो लोग 10,000 के पॉपुलेशन में, मतलब जो एक विलेज का 10,000 का पॉपुलेशन जो डेटा है हमारे पास, ठीक है, उसमें जो है मुझे जितने टीचर्स है उसका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, है ना, जितने पेरेंट्स है उनका भी एक ग्रुप बनाना होगा, और जितने बच्चे हैं उनका भी एक ग्रुप बनाना होगा, है ना। सैम्पलिंग टेक्निक आपके रिसर्च टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कैसा है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि उसमें 2-3 तरह का आपको सैंपल चाहिए, तो उसके लिए आपको सब ग्रुप बनाना होगा ना। जैसे मैं बता रही हूँ कि टीचर का होना चाहिए एक सब ग्रुप, एक सब ग्रुप जो है स्टूडेंट का होना चाहिए, एक सब ग्रुप पेरेंट्स का होना चाहिए, और उसी सब ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, स्ट्राटा। ठीक है, तो इसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, इसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं, तो जितने भी ग्रुप्स है उसी को हम लोग सब ग्रुप बोलते हैं, मतलब क्योंकि ऑलरेडी सैंपल तो एक खुद ही ग्रुप है, और उसमें से भी एक सब ग्रुप बना रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें हमें एक स्ट्राटा बनाना पड़ता है। स्ट्राटा बना करके उसके बाद जो है फिर हम जो है उस स्ट्राटा से सैंपलिंग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ, पार्टिसिपेंट इन द सैंपल आर सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन इन सिमिलर प्रोपोर्शन। अब जैसे मान लीजिए कि आपका सैंपल साइज है 300 में 100 आपको टीचर लेना है, 100 आपको स्टूडेंट लेना है, और 100 जो है आपको टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्रुप बना दिया कि जितने भी पेरेंट्स हैं आप एक ग्रुप पे आ गए, जितने भी जो है टीचर्स है वो एक ग्रुप में आ गए, और जितने भी जो है स्टूडेंट है वो एक ग्रुप में आ गए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक सब ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, तो सब, और उस सब ग्रुप से फिर जो है वही हमारा जो है फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है। बस इसमें एक स्ट्राटा बनाना होता है, सब ग्रुप, और उस स्ट्राटा से काम करते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं।
जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, मैन आर 3 times more prone to color blindness than women. So in a sample of 100 color blind people, a researcher select 75 men and 25 women to represent the proportion of 3:1 in the population. ठीक है, ये आप मत समझिए, ये बहुत मतलब ये जो है आपको थोड़ा सा ये पड़ेगा। जो मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे कि 10,000 का है कि 10,000 जो है आपका ये है, और उसमें हमें एक स्ट्राटा बनाना है, एक ग्रुप बनाना है कि हमें टीचर का बना लिया, हमने स्टूडेंट का बना लिया, और हमने एक पेरेंट्स का बना लिया। ठीक है, तो मैम हम 10,000 में बनाएंगे या फिर 300 में बनाएंगे? नहीं 10,000 पॉपुलेशन है आपके पास। 10,000 पॉपुलेशन में जो है 10,000 पॉपुलेशन में जो है आपको बनाना 300 ही है। ठीक है, 300 ही बनाना है। लेकिन अब आपकी रिसर्च की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसमें टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स के ऊपर बनाना है। ठीक है, अब आपका रिसर्च टॉपिक कुछ ऐसा है कि आपको उसमें जो है टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स के ऊपर बनाना है। तो जब आप टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स के ऊपर बनाइएगा तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसका ग्रुप बनाना होगा ना। पहले 10,000 में आप ग्रुप बनाइएगा, है ना। आपको एक जैसे कि 10,000 मान लीजिए कि 3,000 जो है पेरेंट्स हो गए, 5,000 आपके जो है स्टूडेंट हो गए, ठीक है, और 2,000 आपके जो है टीचर्स हो गए। तो उसमें से फिर मुझे 300 डेटा लेना है। ठीक है, तो 300 डेटा फिर हम जो है, जो हमने स्ट्राटा बनाया है, ठीक है, उसमें से हम डेटा लेंगे, और वो हमारा जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा। पहले हम डेटा को डिवाइड करेंगे ना, पहले हमें ग्रुप्स बनाना होगा। जो 10,000 के पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए आप उतने में मत चाहिए, आप लोग MDY के में ही आप लोग ले लीजिए। अगर मुझे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करना होगा तो आप लोग में से बहुत सारे लोग तो योगा टीचर भी होंगे, बहुत सारे लोग स्टूडेंट भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पेरेंट्स भी है ना। तो पहले मैं ना एक स्ट्राटा बनाऊंगी, एक पेरेंट्स का स्ट्राटा बनाऊंगी, एक स्टूडेंट का स्ट्राटा बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है एक टीचर्स का स्ट्राटा बनाऊंगी, और फिर उस स्ट्राटा से मैं सैंपल साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मुझे 50 टीचर्स चाहिए, कि आपका सैंपल साइज क्या है, तो मैंने उस स्ट्राटा से 50 टीचर्स ले लिए। फिर मुझे 100 पेरेंट्स चाहिए तो मैंने 100 पेरेंट्स ले लिए, और मुझे जो है मींस 100 जो है मुझे पेरेंट्स मतलब स्टूडेंट चाहिए तो मैंने स्टूडेंट, मतलब उसमें एक हम सब ग्रुप बना रहे हैं। सब ग्रुप बनाने के बाद फिर हम जो है उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक स्ट्राटा बनाना होता है, पहले हमें एक सब ग्रुप बनाना होता है, उसके बाद सब ग्रुप के बाद फिर जो भी हमारा सैंपल साइज होता है वो सैंपल साइज उससे लेना होता है, और उसके बाद फिर जो है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कंप्लीट होता है। तो ये उस तरह के रिसर्च में होता है जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन डिफरेंट चाहिए होते हैं। जैसे मैंने एक सर्वे किया था तो मुझे ऐसा मतलब मुझे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ही बोला गया था करने के लिए, लेकिन मेरे पास पूरे इंडिया के टीचर्स का डेटा नहीं था, पेरेंट्स का डेटा नहीं था, बच्चों का डेटा नहीं था। तो इसीलिए फिर मैं बाद में जाकर के नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की थी। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या हुआ था कि मेरे रिसर्च में जो टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट्स थे उसका मुझे स्ट्राटा बनाना होता पहले। ठीक है, तो उसके लिए मुझे 100% डेटा पता होना चाहिए ना कि पूरे इंडिया में कितने टीचर है, गवर्नमेंट टीचर कितने हैं, प्राइवेट टीचर कितने हैं, उसमें भी कैटेगरी है ना आपके। अब जो है पेरेंट्स में ही आइए तो पेरेंट्स में अर्बन में कितने लोग रह रहे हैं, रूरल में कितने लोग रह रहे हैं, क्योंकि आप जब कोई रिसर्च करते हैं तो उसको बड़ा रिफाइन तरीके से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी गए किसी से भी सैंपल उठा के लेते हैं तो वो रिजल्ट आपका वैलिड नहीं होगा, है ना। तो जब भी आप सैंपलिंग का काम करते हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ करके आपको अपना सैंपल चुनना चाहिए कि आपको उस सैंपल के बारे में नॉलेज कितनी है। ठीक है, तो अब मुझे डेटा नहीं मिला तो फिर मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में गई। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में यही होता है कि अगर आप 2-3 ग्रुप पे काम करते हैं, जैसे मुझे टीचर्स पे भी करना था, स्टूडेंट पे भी करना था, पेरेंट्स पे भी करना था, तो मैं उनका सबसे पहले ग्रुप बनाई कि इतने लोगों का स्ट्राटा बना। फिर उस स्ट्राटा से जो भी मेरी सैंपल साइज की रिक्वायरमेंट थी, 3,000 डेटा पे मैंने काम किया था, तो उसमें से सबके सैंपल साइज अलग अलग थे। बच्चों के सैंपल साइज अलग थे, पेरेंट्स के अलग थे, स्टूडेंट के टीचर्स के अलग थे, है ना। तो फिर जब वो 3,000 डेटा मेरा पूरा हो गया तो बस मेरा सैंपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग नहीं करके कोटा सैम्पलिंग की थी उसमें।
तो यही है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपको स्ट्राटा बनाना पड़ता है। बहुत बारी क्या होता है कि अब जैसे कि आपका रिसर्च टॉपिक है अर्थराइटिस का, अर्थराइटिस में जो है अब मान लीजिए कि आपको है कि आप अर्थराइटिस में भी बहुत तरह के अर्थराइटिस होते हैं, बच्चों को भी होता है अर्थराइटिस, है ना। तो अब आपको लगता है कि नहीं, जितने तरह के अर्थराइटिस होते हैं, जितने भी एज ग्रुप में अर्थराइटिस है, मैं वो सारे एज ग्रुप पे करूं, तो आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करना होगा। अगर आपके पास पूरा डेटा मौजूद है तो 100% डेटा आप जानते हैं, तो आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करना होगा। आपको जो है पहले मान लीजिए कि 30 से 35 साल के लोगों में से जो बहुत बहुत तरह का अर्थराइटिस होता है ना, ठीक है, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं जब कर ही रही हूँ, मैं इतना जब कर रही हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जितने भी तरह का अर्थराइटिस होता है, कम से कम 3 तरह के अर्थराइटिस पे तो काम करूँ। तो उसमें क्या क्या करना होगा, आपको उसमें स्ट्राटा बनाना होगा, ग्रुप बनाना होगा। फिर ग्रुप से जो है आपका जो भी सैंपल साइज है, आपको उतना सैंपल साइज लेकर के उसके बाद आपको उस पे जो है स्टडी करना होगा। तो जब भी हमें ग्रुप बनाना होता है, स्ट्राटा बनाना होता है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल होते हैं एक ही रिसर्च में, तो हमें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को सबसे अच्छा सैम्पलिंग माना जाता है जब हमें ग्रुप में काम करना होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें पता होना चाहिए कि आपका जो है सैंपल कितना है। मुझे जैसा डेटा नहीं पता था कि टीचर्स कितने, आपको जब रिसर्च करते हैं ना, तो आपको बहुत तरीके से सोचना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि लिटरेचर रिव्यू कीजिए, जो भी सैंपल जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, उस पे पहले अच्छे से लिटरेचर रिव्यू कीजिए, ताकि जो है आपको बाद में इस तरह में दिक्कत नहीं आए, है ना। तो ये हो गया आपका, तो 3 बज गए ना। चलिए अभी ये थोड़ा सा चलेगा, कल कंप्लीट हो जाएगा आपका सैम्पलिंग जो है। तो आज ये 3 तरह का हमने पढ़ा है, ये क्लस्टर हम कल करेंगे, उसके बाद फिर आगे आगे देखते हैं। इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है सिंपल, सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में? नो मैम। किसी को भी बहुत इजी है ज्यादा समझने में, बस आपको ना एग्जाम्पल जो है रिकॉल करना है। मैं इसी का सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ही एग्जाम्पल इसलिए लेती हूँ, यानी तो आपके एमडीवाई का ही एग्जाम्पल ये इसलिए लेती हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में डेली करते हैं। मैम क्लस्टर्ड, इफ यू हैव टाइम क्लस्टर्ड करवा दीजिए। वी हैव क्लास एट 4:30। क्लासेस है अभी आपको? 4:30 को है। किसी का क्लास है 3 o'clock को? दोनों बैच में, किसी में इंग्लिश में, हिंदी मीडियम में, किसी में भी? इंग्लिश को 4:30 को है। हिंदी मीडियम ग्रुप में 4:30 मैम। 4:30 ना, ठीक है। चलिए तो फिर इसको मैं कंप्लीट करवा देती हूँ, मुझे लगा अभी आपकी क्लास होगी। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग क्या है? आप देखिए, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग होता है कि इसका प्रोसीजर क्या है, डिवाइड द लार्ज ज्योग्राफिक रीजन इनटू अ स्मॉल क्लस्टर, रैंडमली सेलेक्ट क्लस्टर फॉर स्टडी। अब इसका एग्जांपल है, इन स्टेट वाइड सर्वे द होल स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लस्टर आर रैंडमली चूजन फॉर द स्टडी। अब देखिए, जब आपका क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग हम तभी कर सकते हैं जब आपको एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया पे करना है। जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ के भी लोकल, आप मैसूर में रहते हो, आप कर्नाटक में मैसूर में रहते हो, बेंगलोर में रहते हो, ठीक है, बचपन से आप उसी वहां पे स्कूलिंग हुई है, वहीं आप जॉब कर रहे हैं, वहीं आप रिसर्च भी कर रहे हैं। तो बहुत बारी क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि हम उसी रीजन में करें, ठीक है, उस ज्योग्राफिकल रीजन में ही हम अपना रिसर्च करते हैं। तो जब भी हम क्लस्टर का मतलब होता है कि बहुत बड़ा पार्ट हो गया आपका। तो जब भी हम एक ज्योग्राफिकल रीजन, मतलब जैसे मान लीजिए जैसे आप मैसूर में रहती हैं, आपको लगता है कि नहीं, जो मैसूर का एरिया है, ठीक है, मेरा जो है बहुत अच्छा कमांड है, मेरी एजुकेशन यहीं से हुई है एज ए रिसर्चर, मैं यहीं से जो है अपना रिसर्च करना चाहती हूँ और इसी रीजन के ऊपर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि अब मैसूर जो है, आप उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम किसी स्टेट को डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले स्टेट किस चीज में डिवाइड होता है? फिर डिस्ट्रिक्ट कैसे डिवाइड होता है? ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। सिटी में, सिटीज नहीं, मैसूर तो सिटी हो गया आपका। मैसूर सिटी के अंदर आपके पास डिस्ट्रिक्ट आ गया। ब्लॉक, हाँ ब्लॉक, नहीं मैसूर डिस्ट्रिक्ट के बाद सिटी आता है ना। देखिए, इसमें क्या है, आपको स्मॉल क्लस्टर, जैसे मान लीजिए आप मैसूर पे कर रहे हैं, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए आप मैसूर पे कर रहे हैं, तो मैसूर, मैंने कहा ना कि आप जब भी रिसर्च करते हैं तो उसको बहुत रिफाइन करना होता है। तो इसको हम रिफाइन कैसे करेंगे कि मान लीजिए कोई स्टेट है,
स्टेट के अंदर सिटी है ना, कर्नाटक स्टेट है, उसके अंदर बहुत सारे सिटीज बने हुए हैं, ठीक है, उस सिटीज के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत, मतलब इस तरह डिवाइड करते करते हम विलेज तक आते हैं, ब्लॉक लेवल तक आते हैं, है ना, फिर पंचायत में आते हैं। Yes, ma'am. Now I got it. ठीक है, तो जो हम कभी भी ज्योग्राफिकल एरिया पे आपको करना है, जैसे मान लीजिए आपने मुझसे भी कहा कि आप मैसूर में रहती हैं, तो मैसूर में जब आप करती हैं तो आपको अगर लगता है कि नहीं मैं मैसूर में ही करूं, ठीक है, मैं मैसूर से सैंपल जो है बहुत अच्छी तरीके से, मेरा कमांड है, मैं वहां से सैंपल ले सकती हूँ, ठीक है, आपके मन में ऐसा आया तो आपको इसको जब आप एक रीजन वाइज जब आप सैंपलिंग करती हैं ना, एक बड़े रीजन पे, एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पे करती हैं, तो हमें उसको डिवाइड करना होता है। कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेट में सर्वे करना है, ठीक है, हम स्टेट ले लेते हैं, आपका कर्नाटक ही ले लेते हैं, ठीक है, तो होल स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो अब डिस्ट्रिक्ट भी फिर डिवाइड होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद भी डिवीजन होगा, इस तरह करते करते हम पंचायत लेवल तक आएंगे। अगर आप रिसर्च करते हैं तो अगर आपको क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग करना है, तो जब भी ज्योग्राफिकल रीजन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगा, और इसका सैंपल साइज भी बहुत लार्ज सैंपल साइज होता है। ये 200-300 पे कम, मतलब ऐसा नहीं होता है। जब भी हम क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो इसमें जो है सैंपल साइज जो होता है वो बहुत लार्ज होता है, और इसको जो है हमें रिफाइन करना होता है। रिफाइन कैसे करते हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट है, स्टेट से जो है आपका सिटी है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर ब्लॉक है, इस तरह करते करते फिर विलेज है, फिर पंचायत है, इस तरह करते 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 हमें बांटना होता है, और हर जगह से हमें अपने सैंपल को लेना होता है। ऐसा नहीं है कि जिस रीजन में हम रह रहे हैं वहां 5 किलोमीटर के रीजन में हमें सब पता है तो बस वहां से हमने ले लिया और हमारा क्लस्टर सैंपलिंग हो गया, ऐसे नहीं करते। उसमें जितने भी आपके ब्लॉक, मतलब एक स्टेट से लेकर के जो आपका पंचायत लेवल तक है, हर जगह से आपको सैंपल इकट्ठा करना होता है, तब जा करके आपका एक ज्योग्राफिकल रीजन का सैंपलिंग पूरा होता है, ठीक है। तो जब भी हमें एक ज्योग्राफिकल रीजन पे करना होता है सैंपलिंग, तो उसको हम क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। Yes, ma'am. गॉट इट, समझ में आया? Understood. तो बस यही क्लस्टर रैंडम, यही 4 सैंपलिंग है। पहला कौन सा था? Simple. सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरा कौन सा था? Systematic. वेरी गुड, सिस्टमैटिक। तीसरा कौन सा था? Stratified. चौथा कौन सा है? Cluster. सैंपलिंग। तो ये 4 सैंपलिंग है जो आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जो भी सैंपलिंग है वो आपका कौन सा सैंपलिंग है? Non probability. वेरी गुड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। तो आपको ये काम करके रखना है। बाकी मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है आपको लिटरेचर रिव्यू करने का, सब लोग कर रहे हैं ना? लिटरेचर रिव्यू का दिया हुआ है ना मैंने आपको करने के लिए कि लिटरेचर रिव्यू 5th एपिसोड को मैच। मैम आपने हिंदी वाले ग्रुप में वो भेजने को बोला जो आप इंग्लिश वाले ग्रुप में डिटेल्स और होमवर्क्स भेज रहे हैं, बिकॉज़ हमें अभी नहीं रिसीव हुआ। No, homework is told in class only. That was given in class. हाँ, that homework is given in class actually. Class only. We wrote down. नहीं, like apart from that, right? अच्छा, रिसर्च आपको वो मैंने बना लिया था ना, मैं समझ गई। अच्छा, वो मैं नहीं डाली हूँ ना अभी। अच्छा ठीक है, मैं डाल दूंगी आज पक्का, अभी क्लास खत्म होते साथ में डाल दूंगी, ठीक है। एक रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए जो मैंने आपको दिया था, है ना। तो जैसे आपको वेरिएबल समझ में आ गया है, तो आप अपना वेरिएबल्स रेडी रखिए अपने रिसर्च प्रपोजल में। दूसरा है कि आप लोग मुझे जो है जो भी आपका जो हम रिसर्च टॉपिक पे काम कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन आर्थराइटिस, उसका लिटरेचर रिव्यू मुझे चाहिए। कैसे भी कीजिए, नहीं आता है गलत ही कीजिए, ठीक है। ये सीखने का स्टेज है, तो आपको गलत ही करके आइए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सही से करके आइए, लेकिन लिटरेचर रिव्यू करके आइए आप लोग। मैम, वन लिटरेचर रिव्यू और एक होमवर्क कौन सा है? एक है, मैंने बोला ना कि साथ साथ आप अपना रिसर्च प्रपोजल भी मैंने एक शेयर किया है ना। Proposal in English group. इन इंग्लिश ग्रुप आई हैव शेयर्ड। Okay मैम। ठीक है, आज मैं वहां पे डाल दूंगी। हिंदी वाले ग्रुप में मैं थी नहीं, मुझे पता नहीं था, ठीक है, तो आज मैं डालती हूँ। और जैसे आपके वेरिएबल्स पढ़ाई हो गए हैं, तो आप अपने रिसर्च प्रपोजल में वेरिएबल्स भी अब स्टार्ट कर दीजिए कि आपको कौन सा वेरिएबल पे काम करना है, ठीक है। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या होगा। लिटरेचर रिव्यू के साथ साथ अपना रिसर्च प्रपोजल भी तैयार कीजिए। आपको रिसर्च में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एक प्रैक्टिकल वे में करते हैं तो। बाकी यहाँ पे कहानी सुनने के बाद फिर याद नहीं रहेगा आपको, फिर आपको फिर रिकॉल करना होगा। अगर साथ में साथ आप प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं फिर।
ठीक है, देखते देखते एग्जाम्स आ जाएंगे आपको, फिर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा सा टाइम है तो ये काम कर लेंगे तो फिर आपको कमांड हो जाएगा, आपको कैसे रिसर्च करना है, क्या करना है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, लर्न करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ आपको सब सीखने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये करके रखना है। अब मुझे दिखाइए नोट्स अपना, कौन कौन नोट्स बना चुके हैं आप लोग। आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? Ma'am, ठीक है, today's वेरी गुड। I have written it down all like this. ओके, वेरी गुड। ठीक है, मैं 5 अप्रैल को आपका देखूंगी। ठीक है, और कोई नोट्स नहीं बना रहे आप लोग? मैम बना रहे हैं। यस मैम, बना रहे हैं। आपको ठीक है, सोनाली पाटिल जी बताइए क्या क्वेरी है आपकी? नहीं मैम, बना रहे इससे अच्छा इसलिए अच्छा, 100। अच्छा ठीक है ठीक है। नोट्स बनाइए, क्योंकि ये आपका सबसे आसान तरीका से मैं पढ़ा रही हूँ, बुक से नहीं समझ में आएगा आपको पढ़ने के बाद। डायरेक्ट अगर आप बुक के थ्रू पढ़ती हैं तो ये स्लाइड्स हैं आपके, बहुत ही टू द पॉइंट लिखे हुए हैं, बस इसको समझना है आपको। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करके आना है। 5th को मैं चेक करूंगी आपका लिटरेचर रिव्यू, एक ही करिए लेकिन करके आना है आपको। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा पेपर, बस गलत करके लाइए लेकिन करके लाइए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए तो फिर हम क्लास यहीं एंड करते हैं, कल फिर हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। ओके, हाँ लाभी जी बताइए। मैम आप एक बार लिटरेचर रिव्यू के पॉइंट्स बता देंगी। अच्छा, लिटरेचर रिव्यूज के पॉइंट आपको चाहिए ना? ठीक।